हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि है राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो उसका टॉपिक क्या रहेगा? राज्यसभा एंड लोकसभा। सबसे पहले राज्यसभा फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है कि राज्यसभा क्या है और उसकी पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड पावर्स क्या हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने इंडियन पार्लियामेंट का पढ़ा था और उसमें कितने पावर्स और फंक्शंस उसके अलग अलग चीजों में आते हैं वो हमने कवर किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका एक एक हाउसेज से रिलेटेड जो भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, चूंकि है राज्यसभा एंड लोकसभा। तो देखते हैं। द राज्यसभा ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट सर्व एज द अपर हाउस इन आर पार्लियामेंट। तो हमें पता है कि राज्यसभा को, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, वहां पर क्या है? वो अपर हाउस है मेरी पार्लियामेंट का। अब ये चीज यहाँ पर नहीं है कि इट्स मेंबरशिप इज कैप्ड एट 250, मतलब राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर 238 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर 250 मेंबर्स होंगे। ठीक है, उसमें से जो 238 होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मेरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। जो 12 मेंबर्स होंगे या फिर 12 नॉमिनीज जो होंगे, उनको कौन चूज करेगा? उनको प्रेसिडेंट चूज करेगा। किस बेसिस पे करेगा? कि वो जो अपने पर्टिकुलर जो भी एरियाज है वहां पर उनकी अगर एक्सपर्टीज है या फिर वहां पर उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वहां से जो भी 12 लोग होंगे वो वहां पर नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें है कि कौन से एरियाज हो गए, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक, तो अगर राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 क्या होंगे? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के होंगे, और 12 जो मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट चूज करेगा। कैसे चूज करेगा? ऐसे सभी लोग जो कि अपने फील्ड या अपने एरिया में एक्सपर्टीज गेन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनको यहाँ पर चूज किया जाएगा। और एरियाज क्या होगा? जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। लेकिन करेंटली क्या है? करेंटली राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब है अनलाइक द लोअर हाउस मतलब यहाँ पर लोकसभा की बात की जा रही है। द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इजंट इट डिसॉल्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे लोअर हाउस था, हम लोग को पता है कि लोकसभा जो है वो परमानेंट बॉडी नहीं है। परमानेंट का मतलब है कि वो लगातार चलती नहीं रहेगी। लोकसभा है या फिर लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा में डिसॉल्व नहीं होता है। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। लेकिन जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे, मतलब अगर 245 मेंबर्स हैं, तो इसका क्या होगा? इसका हम 1/3 निकालेंगे और इसका जो भी 1/3 आएगा वो हर 2 साल में वो लोग रिटायर होंगे। ठीक है, मतलब डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। अ मेंबर इलेक्टेड फॉर फुल टर्म होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 years एंड कैन सीक री इलेक्शन। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि कोई अगर मेंबर है जो कि फुल टर्म ऑफिस को होल्ड किया हुआ, मतलब वो पूरे टाइम ऑफिस में रहेगा, तो उसका जो टेन्योर होगा अपने काम करने का, वो क्या होगा? वो 6 साल होगा। और वो उसके पास वो भी ऑप्शन है कि वो री इलेक्शन या फिर दोबारा अपने को मेंबर की तरह देख सकता है। ठीक है, तो ये मेरा था राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट है मेरा कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मेरे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, इनको इलेक्ट कौन करता है? इन मेंबर्स को इलेक्ट करता है मेरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो, यूजिंग द सिंगल ट्रांसिबल वोट सिस्टम इंश्योरिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होगी वो कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब है इट गिव रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। देखो इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो भी मेंबर्स होंगे वो कोई ना कोई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, हाउएवर द स्टेट्स डू नॉट एंजॉय एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। इसका मतलब है कि अगर मानो तो यहाँ पर जितने भी स्टेट है 28, 29 जो भी स्टेट्स हैं, उसमें क्या होगा कि जितने भी स्टेट्स होंगे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। मतलब अगर एक को ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है, दूसरे को भी उतनी प्रिविलेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे, जितने मेंबर्स एक पर्टिकुलर स्टेट के होंगे, हो सकता है दूसरे स्टेट के उतने मेंबर्स ना हो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे दी जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में जितने ज्यादा लोग होंगे, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के साइज पे डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन। हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है राज्यसभा में। ठीक, तो ये मेरा सारे राज्यसभा के बारे में था। अब पढ़ते हैं इसके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा।
तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है मेरा लेजिस्लेटिव पावर। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स जो कि लॉ मेकिंग से रिलेटेड होती हैं। सो इन द स्पेयर ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग द राज्यसभा एंजॉयज इक्वल पावर विद द लोकसभा। तो अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें, अगर हम एक तरह से हम पार्लियामेंट की ही बात करें, तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉज बनाती है। और कैसे बनाती है, वो लॉज बनाती है अपने दोनों चैम्बर्स या की हेल्प से। अब ये दो चैम्बर क्या है, अपर चैम्बर राज्यसभा, लोअर चैम्बर मेरा लोकसभा, ठीक। तो जो राज्यसभा है वो इक्वल पावर मेरी रखेगी लोकसभा के साथ। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। तो कोई भी बिल है, ठीक है, मान लो कोई बिल है जो कि राज्यसभा इंट्रोड्यूस किया गया है, वो क्या होगा कि वो लॉ नहीं बन सकता है जब तक राज्यसभा उसको पास ना कर दे, ठीक है। तो लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी बिल होगा वो तब तक मेरा लॉ नहीं बन सकता है जब तक मेरा राज्यसभा उसको अप्रूव नहीं कर सकता या फिर उसको पास नहीं कर देता। सो एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा एंड इट कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस पास्ड बाय इट, जो मैंने बता दिया। अबे इन केस ऑफ डेडलॉक, अब डेडलॉक क्या होता है, देखो डेडलॉक ऐसा होगा कि हो सकता है कि मेरे दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूवल हमें चाहिए, मतलब हमें लोकसभा का भी एक पर्टिकुलर बिल को लॉ बनाने के लिए हमें अप्रूवल चाहिए और राज्यसभा का भी, ठीक है। हो सकता है कि जो लोकसभा है उसने मान लो उसने अपना अप्रूवल दे दिया, ठीक, और राज्यसभा ने अपना अप्रूवल नहीं दिया। तो यहाँ पर एक ने दिया एक ने नहीं दिया। अब यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन हो गई ना कि ये जो मेरा बिल है इसको हम लोग लॉ बनाए कि ना बनाए, लोकसभा की बात माने कि राज्यसभा की। तो वहां यहाँ पर यही लिखा है कि इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल एंड इफ इट रिमेन्स अनरिजॉल्व फॉर 6 मंथ। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये जो डेडलॉक है मेरा, अगर ये 6 मंथ तक चलता है तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, द प्रेसिडेंट कैन कन्वीन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर रिजॉल्विंग द डेडलाइन। तो यहाँ पर जो मेरा प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, वो एक जॉइंट सिटिंग बैठाएगा या फिर बोल सकते हो कि वहां पर एक जॉइंट मीटिंग को सेटअप करेगा और दोनों हाउसेस को बैठाकर वहां पर जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब है दिस जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ये जो जॉइंट सिटिंग होगी इसमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पर मेरी ये थी लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों की हमें अप्रूवल चाहिए। अगर डेडलॉक का सिचुएशन आ जाती है और वो 6 महीने तक रहती है तो प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक जॉइंट मीटिंग को सेटअप करेंगे, वहां पर इस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक। फिर इफ अ बिल इज पास्ड इन द जॉइंट सिटिंग इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर। और ये जो जॉइंट सिटिंग में होगा ये प्रेसिडेंट को क्या करा जाएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल लिया जाएगा। बट इफ द डेडलॉक इज नॉट रिजॉल्व, मतलब मान लो कि हमने जॉइंट सिटिंग रखी, ठीक है। अब उस जॉइंट सिटिंग में जो डेडलॉक था जो भी दोनों हाउसेस के बीच में था वो क्या हुआ, वो रिजॉल्व हो गया। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास वो बिल चला जाएगा और वो बिल में क्या होगा कि उस बिल में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर करवा दिया जाएगा कि हाँ आपने भी इसमें अप्रूवल दे दिया तो ये मेरा हो गया। लेकिन सपोज करो कि उस डेडलॉक का क्या हुआ कि उसको रिजॉल्व नहीं किया कर पाए, प्रेसिडेंट भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन किल्ड। तो यहाँ पर जो बिल है वो खत्म हो जाएगा। और बोल सकते हो अब किल का मतलब क्या है कि वो बिल वहां पर एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उस बिल को अब आगे नहीं लेके जाएंगे, उस बिल को वहीं पर खत्म कर देंगे अगर डेडलॉक वहां पर रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो ये मेरा पूरा था लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब आता है फाइनेंशियल पावर्स मेरी राज्यसभा के पास क्या है। सो इन द फाइनेंशियल स्फीयर द राज्यसभा इज अ वीक हाउस। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेटिव में क्या था, लेजिस्लेटिव में जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर्स इक्वल थी कि अगर हमें किसी भी लॉ को, किसी भी बिल को अगर हमें लॉ बनाना है तो वहां पर हमें दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए। लेकिन जो फाइनेंशियल पावर है वो मेरी राज्यसभा की अगर उस सिनेरियो में देखें या फिर उस एस्पेक्ट में देखें तो राज्यसभा एक वीक हाउस की तरह वहां पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट में दिखता है। सो अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। अब ये वीक हाउस क्यों है, क्योंकि एक मनी बिल जो होता है उसको हम लोग राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उस मनी बिल को हम लोग सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। A money bill passed by the Lok Sabha comes before the Rajya Sabha for its consideration। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि एक मनी बिल अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो वो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो भी लोकसभा ने मनी बिल को पास किया है वो राज्यसभा के पास आएगा कंसिडरेशन के लिए कि आप अपना अप्रूवल दे दो या फिर आप इसको कंसिडर करो, इसको देख लो कि इस मनी बिल में क्या क्या है। However, if within a period of 14 days the Rajya Sabha fails to pass the bill is taken to have been passed by the Parliament irrespective of the fact whether the Rajya Sabha has passed it or not। तो सपोज करो कि जो बिल मेरे राज्यसभा के पार कंसिडरेशन के लिए आया है, ठीक है,
तो जो राज्यसभा उसने 14 दिन में अपना आंसर नहीं दिया, जो राज्यसभा थी वो फेल हो गई इस बिल को पास करने में। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अज्यूम कर लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है, पार्लियामेंट के द्वारा ये पास कर दिया गया है, और वो जो मनी बिल है वो वहां पर अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से राज्यसभा का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है ना। राज्यसभा इसीलिए एक वीक हाउस की तरह है क्योंकि मनी बिल का जो भी होगा, इनिशिएशन होगा या फिर मनी बिल का जो अप्रूवल होगा वो लोकसभा में ही है, राज्यसभा में वहां पर कोई रोल नहीं है। इसीलिए राज्यसभा एक वीक हाउस है फाइनेंशियल अगर हम एस्पेक्ट में देखें। ठीक है, अब लिखा है, द राज्यसभा proposes some amendment and the bill is returned to the Lok Sabha. It depends upon the Lok Sabha to accept or reject the proposed amendment. अब मान लो कि जो राज्यसभा के पास जो भी मनी बिल आया है कंसिडरेशन के लिए, राज्यसभा को हाँ वो कुछ कुछ ठीक लगा, लेकिन वो उसने कुछ इसमें चेंजेस कर दिए उस बिल में। ठीक है, उसने कुछ चेंजेस को इनिशिएट किया कि आप एक काम करो, उस मनी बिल में एक पर्टिकुलर इसमें और इसमें चेंज कर दो। तो वो लोकसभा का बोल सकते हो कि लोकसभा पे डिपेंड करता है कि लोकसभा उस प्रपोजल को क्या करे, उस प्रपोजल को या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में जो राज्यसभा है वो एक वीकर हाउस है अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो। फिर आती है मेरी एग्जीक्यूटिव पावर। सो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है मेरे, वो क्या है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिर्फ लोकसभा को, वहां पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। जैसे उन्होंने पढ़ा भी था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी उनको वहां पर क्या है, उनको हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं अपनी पोस्ट से। कौन हटा सकता है, लोकसभा के मेंबर्स हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। वहां पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। Lok Sabha alone can cause the fall of Council of Ministers by passing a vote of no confidence, जो हम लोग को पता है। Although the Rajya Sabha cannot remove the ministry from its office, yet the members of Rajya Sabha can exercise some control over the ministers by criticizing their policies, by asking questions and supplementary questions, and by moving adjournment motion. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो जो राज्यसभा है उसके पास वो राइट नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सके, लेकिन राज्यसभा के पास उतना कंट्रोल है कि वो मिनिस्टर्स पे कुछ अपना कंट्रोल दिखा सके। कैसे दिखाएगा, जो भी मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने जो भी पॉलिसीज को क्रिएट होगा वो वहां पर अपना क्रिटिसिज्म शो कर सकता है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पॉलिसी को। कैसे क्रिटिसाइज करेगा, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिसी से रिलेटेड, बोल सकता है कि आपने ये जो पॉलिसीज में ये जो चीजें इंट्रोड्यूस की हैं ये मुझको नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर एडजर्नमेंट मोशन को भी पास कर सकता है। सम ऑफ द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द राज्यसभा। Now the Prime Minister can also be from Rajya Sabha if the majority party in Lok Sabha may elect या adopt him as a leader। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी मेरा राज्यसभा से हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कब होगा, वो तब होगा कि जो मेरा लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी है ना, मैंने बताया था कि लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी जो इलेक्शन होता है वही मेरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो अगर जो मेजोरिटी पार्टी लोकसभा में जो जीती है, अगर उसने राज्यसभा के एक पर्टिकुलर मेंबर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। फिर आती है मेरी अमेंडमेंट पावर्स, जो हम लोगों ने पढ़ी भी थी कि कैसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक पर्टिकुलर लॉ का अमेंडमेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे वहां पर पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस थे वो अपना रोल वहां पर प्ले कर रहे थे। तो राज्यसभा एंड लोकसभा कैन टुगेदर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग एन अमेंडमेंट बिल विद 2/3 मेजोरिटी इन ईच केस। तो हम लोग को पता ही है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी अगर दोनों हाउस में होगी तो वहां पर एक अमेंडमेंट बिल को पास किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाएगी। नेक्स्ट आता है मेरा इलेक्टोरल पावर्स। अब इलेक्टोरल पावर मैंने बताया था कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी पावर्स होंगी वो मेरी इलेक्टोरल पावर्स के अंदर आएंगी। सो द राज्यसभा हैज सम इलेक्टोरल पावर्स आल्सो। तो राज्यसभा के पास भी कुछ इलेक्टोरल पावर्स होती हैं, जैसे कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अलॉन्ग विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का जब हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट के इलेक्टोरल फंक्शंस या पावर्स पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हमें पता चलेगा कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट को राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो ये तीनों बोल सकते हो, तीनों जो भी ऑफिस के मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लोकसभा टुगेदर इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी के साथ हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि जो मेरे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे
वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। फिर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन ऑल्सो इलेक्ट डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, और ये भी हमने वहां पर देखा था जब हम इलेक्टोरल फंक्शन देख रहे थे कि राज्यसभा में क्या है, जैसे लोकसभा के मेंबर्स क्या होंगे, स्पीकर को इलेक्ट करेंगे और डेप्यूटी स्पीकर को, उसी तरह से जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो किसको इलेक्ट करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे मेरे डेप्यूटी चेयरमैन को। ठीक है, तो ये मेरी इलेक्टोरल पावर्स हो गई। फिर आती है मेरी जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियली मैंने बताया था कि सारी पावर्स जो कि बोल सकते हो कि जजेस से रिलेटेड है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है, वो मेरी जुडिशियल पावर्स में आती हैं। सो द राज्यसभा एक्टिंग अलॉन्ग विद लोकसभा कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो राज्यसभा है वो लोकसभा के साथ प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट मोशन लगा सकता है कि जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। नेक्स्ट है मेरा द राज्यसभा कैन ऑल्सो पास ए स्पेशल एड्रेस फॉर कॉजिंग द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी हमें पता है कि राज्यसभा जो क्या होगा, वो क्या कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है मेरे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। नेक्स्ट है मेरा द चार्जेस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी लेवल्ड ओनली इन द राज्यसभा, और ये चीज याद रखना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, अगर हमें उसके खिलाफ कोई भी चार्ज एक्ट करना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो अपना काम है वो पर्टिकुलरली नहीं कर रहा है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी अगर हमें करना है, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती हैं, लोकसभा में नहीं हो सकती है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी चार्ज अगर हमें देना है तो वो सिर्फ राज्यसभा में होगा। तो राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ सम हाई ऑफिसर्स। इसके साथ साथ जो राज्यसभा है वो कुछ हाई ऑफिसर्स, मतलब हाई पोस्ट के जो ऑफिसर्स होंगे वहां पर भी वो रिमूव उनको करवा सकता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। तो ये जो तीन मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, इनको भी राज्यसभा हटा सकता है अपनी पोस्ट से। ठीक है, तो ये इसकी जुडिशियल पावर है। सबसे पहले क्या है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है लोकसभा के साथ, दूसरा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकता है, तीसरा है वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्जेस कर सकता है, चौथा है कि तीन इंपॉर्टेंट जो भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई ऑफिसर्स जो होंगे, फिर हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वहां पर वो रिमूवल उनका करवा सकता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो तीन जो भी हाई ऑफिसर्स हैं हाई पोस्ट के, इनका नाम जरूर याद रखना है कि बहुत बार अभी आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ मिसलिनियस पावर, मतलब बहुत सारी ऐसी पावर्स जो कि सबका एक बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कही गई है कि वो जॉइंट बेसिस पे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। तो हम लोग जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पास करने की एक पावर होती है, तो वहां पर हम समझेंगे तो उस ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने पास किया है उसका अप्रूवल कौन करता है, उसका अप्रूवल राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। ठीक है, फिर रैटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। तो जब मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस यूनिट 1 में पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि कौन से केस में राज्यसभा क्या होगा, राज्यसभा रैटिफिकेशन कर सकता है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का। ठीक है, फिर है मेकिंग एनी चेंज इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो कोई भी चेंज जो भी हमें ज्यूरिडिक्शन है या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं उसके हिसाब से उनका जो ज्यूरिडिक्शन होगा उसमें अगर कोई चेंज करना है तो वो भी राज्यसभा और लोकसभा ज्वाइंटली कर सकते हैं। ठीक, फिर है मेकिंग एनी चेंज द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आप अगर किसी मेंबर को लोकसभा और राज्यसभा में मेंबरशिप चाहिए तो उसको पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस क्वालिफिकेशन में अगर कोई चेंज करना है तो वो चेंज कौन करेगा, वो चेंज भी मेरा राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मेरी मिसलेनियस पावर हो गई। फिर आती है मेरी कि दो स्पेशल पावर्स जो होती हैं वो राज्यसभा के पार्ट। तो टू स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा में क्या आ गया, तो राज्यसभा एंजॉयज टू एक्सक्लूसिव पावर। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी पावर है जो राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है। तो सबसे पहला है द पावर टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो स्टेट लिस्ट मैंने बताया था बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं रिलेटेड बहुत सारे मैटर के साथ, तो उस स्टेट लिस्ट में जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर हमें बताना है तो वो पावर मेरी राज्यसभा के पास है। कैसे करेगा, कैसे उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का बताएगा, सो द राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर फॉर डिक्लेयरिंग अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो राज्यसभा कैसे करेगा, ये राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को पास करेगा। ठीक है, अब उस रेजोल्यूशन में क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स मेरे राज्यसभा में प्रेजेंट हैं अगर उनकी 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर मिल जाती है तो
उस केस में क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का बता दिया जाएगा। सच अ रेजोल्यूशन एम्पावर्स द यूनियन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट on such a state subject for a period of 1 year. Such resolution can be repeatedly passed by the राज्य सभा। और ये जो रेजोल्यूशन है कि एक पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का बताना है, ये जो भी इनका रेजोल्यूशन है ये राज्यसभा बार बार पास कर सकती है, बार बार अपना अप्रूवल ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। सो द राज्यसभा हैज द पावर टू क्रिएट वन और मोर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जो भी पूरी इंडिया से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, राज्यसभा के पास वो पावर है कि उन सर्विस को क्रिएट करे या फिर उनका अबॉलिशन भी कर सकती है, उनको खत्म भी कर सकती है। कैसे करेगी? इट कैन डू सो बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑन द प्ली ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो वही चीज है कि क्या होगा, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसको अप्रूवल लेने के लिए उसको पूरे हाउस का 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इन अ सिमिलर वे द राज्यसभा कैन डिसबैंड एन एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस। मतलब डिसबैंड का मतलब क्या है? अबॉलिशन या फिर खत्म करना। तो या वो क्या कर सकता है, वो क्रिएट भी कर सकता है ऑल इंडिया सर्विस को, और वो वहां पर उसको खत्म भी कर सकता है, उसका अबॉलिशन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी पावर्स थी मेरी राज्यसभा की। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।